आपका नोट्स में टॉपिक है एडजॉइंट ऑपरेटर। तो एक्चुअल में जो ऑपरेटर होता है सबसे पहले वो देखते हैं कि आप किसे कहते हो। ऑपरेटर आपका ये अ, जैसे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं क्योंकि हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इनको ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी टर्म पर। जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, ये सारी टर्म्स ये सभी आपके पास ऑपरेटर्स ही होते हैं जिनको हम ऑपरेट करते हैं। स्क्वायर, किसी टर्म का स्क्वायर लेना, ये भी ऑपरेटर की सेंस में ही होता है क्योंकि इन सबको हम ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह से जॉइंट ऑपरेटर भी आपका एक ऑपरेटर ही है। तो बस ये देखना है आपने कि इसको हम अप्लाई किस तरह से करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन का रूल होता है, डेरिवेटिव का एक रूल होता है, एडिशन करने का रूल होता है। इन सब ऑपरेटर्स के नेम हैं। इसी तरह से ऑपरेटर, जॉइंट ऑपरेटर भी एक नेम है ऑपरेटर का ही। तो इसको डेफिनेशन से देखेंगे। अ, इसको डेफिनेशन इसके देखते हैं। आप यहाँ से देखो। ये आपके पास है एडजॉइंट ऑपरेटर। आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो कि आपको एक टर्म गिवन है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में एलजीयू गिवन होगा, आपने उसका एडजॉइंट ऑपरेटर फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑपरेटर फाइंड करने का वे ये है कि आपने हमेशा इंटीग्रेशन लेनी है और आपको एलजीयू तो गिवन होगा। आपने इंटीग्रेशन में कंसीडर करना है वी और एलजीयू साथ में डीएक्स। सभी में यही करोगे कि आपको एलजीयू गिवन होगा, आपने उसे वी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रल में लिखना है। देन आप क्या करोगे, इस पर बाय पार्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। इस टर्म पर आपने बाय पार्ट इंटीग्रेशन, और आपको बाय पार्ट इंटीग्रेशन का रूल पता है कि इसमें कोई एक फर्स्ट टर्म आती है, सेंटर में आप माइनस लिखते हो और फिर नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है। तो वही बाय पार्ट रूल, बस बाय पार्ट में यहाँ पर सेंटर में माइनस होता है। आपका भी यहाँ सेंटर में माइनस ही आएगा। इन्होंने एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है, माइनस को यहाँ पर अंदर ही ले गया है और प्लस कर दिया है। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन आप जब बाय पार्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे आप माइनस ही लगाओगे। यहाँ पर इन जनरल फॉर्म लिखी हुई है, इसलिए प्लस यूज किया हुआ है। तो एक और चीज इसमें आपने देखनी है कि यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग में लिया वो क्या है, वी एल यू। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या है, यू सेपरेट किया है और एल स्टार वी। मीन्स कि आपने करना ये है कि जब भी आपने वी एल यू पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो आना आपका क्या चाहिए, आपके पास ये टर्म आनी चाहिए। मीन्स के यू आपका सेपरेट होना चाहिए और उसके बाद जो भी टर्म होगी वो उसको आप एल स्टार वी कह दोगे। ठीक है। इसको क्वेश्चंस करेंगे तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अभी जस्ट आप यही याद रखो कि वी एल यू है और इंटीग्रेशन के बाद आपके पास यहाँ पर यू अकेला होना चाहिए और बाकी जो भी टर्म है उसको आपने एल स्टार वी ही बोलना है। और यहाँ पर एल स्टार वी ही आपका ज्वाइंट ऑपरेटर है। मीन्स के इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर जो बचेगा, एक टर्म तो आपकी यू सेपरेट हो जाएगी और यहाँ पर बाकी जो एल स्टार वी होगा उसे आप बोल दोगे कि वो आपका ज्वाइंट ऑपरेटर है। ठीक है, एल स्टार वी ही आपका ज्वाइंट ऑपरेटर है जो कि आपने फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन एल यू आपको गिवन होगा और आपने एल स्टार वी फाइंड करना होगा। और एल स्टार को ही यहाँ पर कहा है कि एल स्टार इज कॉल्ड द adjoint ऑपरेटर फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। और क्लास ये याद रखना है कि आपके पास ओडी के लिए एडजॉइंट ऑपरेटर डिफरेंट है और पीडी के लिए एडजॉइंट ऑपरेटर डिफरेंट है। दोनों के लिए डिफरेंट है तो हम दोनों के लिए ही पढ़ेंगे। अभी ये जो फर्स्ट टू एग्जांपल्स हैं वो ओडी के लिए। ओडी पर कैसे आप एडजॉइंट ऑपरेटर अप्लाई करते हो, और नेक्स्ट टू एग्जांपल्स आपकी पीडी के लिए। तो अभी ओडी के लिए देखो आप। और ओडी आपको पता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती हैं, जिसमें आपके पास जो यू है वो किसी एक पर ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर आपके पास सिर्फ इस तरह से हो सकता है, यहाँ पर आप कभी साथ में ये नहीं लिख सकते डी यू डी एक्स या डी वाई, इस तरह से नहीं लिख सकते। सिर्फ यू आपका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है। लेकिन पार्शियल में वो टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, थ्री वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो ये ओडीपीडी में डिफरेंस आपको पता ही है। ठीक है, एग्जांपल 1 देखते हैं। आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एल यू और कहा गया है कि इसका एल स्टार वी आप फाइंड करो। मींस के एडजॉइंट ऑपरेटर फाइंड करो। एल स्टार वी ना भी लिखा हो, एडजॉइंट ऑपरेटर कहा हो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, एल स्टार कह लो या एडजॉइंट ऑपरेटर कह लो। तो अब आपने फाइंड करना है एल यू का जॉइंट ऑपरेटर। तो वे आपको पता है कि आपको जब एल यू गिवन है तो आपने क्या करना है, एल यू के साथ वी लिखना है और साथ में इसकी इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट। तो यहाँ पर भी आप उसी तरह से ही करोगे। बाय पार्ट इंटीग्रेशन
करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपने v और साथ में LU की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आपका v तीनों के साथ, और यहाँ पर आप इस टर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। मीन्स के u डबल डेरिवेटिव है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। u फर्स्ट डेरिवेटिव को आप u डैश लिख सकते हो। और नेक्स्ट अब v तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और आपने इनको I1, I2 और I3 का नेम दे दिया। अब इन तीनों की बाय पार्ट इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। कंबाइन भी कर सकते हो, सेपरेट कर लो तो भी कोई इशू नहीं है। तो सेपरेटली देख लेते हैं। सबसे पहले I1 की इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन के लिए रूल आपने याद रखना है। यहाँ पर जो रूल आपने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन के बाद आपके पास यहाँ पर u आपने सेपरेट करना है, ठीक है? बाकी कोई भी टर्म आ जाए, लेकिन u आपका सेपरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जब I1 में भी यही करेंगे कि आप यहाँ पर AV और u वाली टर्म को आप सेपरेट कर लो। और अब आप यहाँ पर बाय पार्ट अप्लाई करोगे तो रूल वही है कि आपने देखना फर्स्ट आप किसे रखोगे और सेकंड। तो फर्स्ट आप इस टर्म को रख लो, और यू डबल डैश को आप सेकंड रख लो। क्योंकि यू की जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये यू डबल डैश की आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। ये सभी को पता है। तो सिंपल आपने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हो, यू डबल डैश की इंटीग्रेशन किया आपने। नेक्स्ट फिर एवी का डेरिवेटिव लिया और यू डबल डैश की इंटीग्रेशन। तो सिंपल बाय पार्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म अब एज इट इज। अब इस पर अगेन बाय पार्ट इंटीग्रेशन करनी है आपने। तब तक बाय पार्ट इंटीग्रेशन करते रहनी जब तक आपका यू सेपरेट ना हो जाए, मीन्स के यू सिंगल ना आ जाए। अभी भी आप देखो फर्स्ट में यू का डबल डेरिवेटिव था। अब जब आपने इंटीग्रेशन कर लिया, अब आपके पास यू डैश है। अगेन इंटीग्रेशन करनी है ताकि आपके पास सिंपल यू आ जाए। तो अगेन इंटीग्रेशन के लिए आप अगेन बाय पार्ट लगाओगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज यू डैश की इंटीग्रेशन की तो यू आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी अब ए वी डैश का डेरिवेटिव लिया और यू की इंटीग्रेशन, यू डैश की इंटीग्रेशन। तो अब आप देखो तो आपका जो यू है वो सेपरेट हो गया। इसी तरह से अब I2 लेना है आपने, वहां पर भी आपने बाय पार्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और यू को सेपरेट करना है। I3 में भी आपके पास ऑलरेडी यू सेपरेट ही था, तो ये आपका I3 आ गया, I2 आ गया और I1। अब इन तीनों को आपने अबव इक्वेशन में पुट कर दो। जो इक्वेशन ए आपने जहां पर ये जो मेन इक्वेशन ए थी, इसमें आपने तीनों की वैल्यूज पुट करोगे। पुटिंग के बाद आप देखो ये फर्स्ट I1 की वैल्यू है, ये I2, और ये आपका लास्ट पर I3। अब यहाँ पर आपने जो इंटेग्रल के बगैर इंटेग्रल वाली टर्म्स को सेपरेट कंबाइन कर लो, और जो विदाउट इंटेग्रल है उन टर्म्स को आप कंबाइन कर लो। टर्म्स को कंबाइन किया, अब ये टर्म्स तो आपकी कंबाइन होगी, और ये यहाँ इन सभी टर्म्स में से आपका यू कॉमन आ रहा था, आपने यू कॉमन ले लिया, और ये आपके पास अब ये फॉर्म आ गया। अब अगर इस फॉर्म को आप जनरल ऑपरेटर की डेफिनेशन से कंपेयर करो, अगर आप ऑपरेटर की डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन आपके पास ये थी कि जब भी आप ए टू बी वी एल यू पर अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है यहाँ पर कोई भी टर्म आ सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर प्लस ए टू बी, और इस साइड पर आपके पास होता है यू एल स्टार वी। अगर आप अपने इस फॉर्म को इससे कंपेयर करो तो आप देखो ये वाली टर्म तो आपकी इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ गई, हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी, हमें एक्चुअल में एल स्टार चाहिए। तो हम एल स्टार के लिए हम इस वाले को कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम अपने इस फॉर्म को कंपेयर करेंगे, इसको आप इस वाले से कंपेयर करो तो आपको एल स्टार मिल जाएगा। यू फर्स्ट पर है, यहाँ पर भी यू फर्स्ट पर है। अब आपको ये, और अगर आप ये कंपेयर करो तो एल स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। आप यहाँ से लिख सकते हो एल स्टार किसके इक्वल होगा। अगर एल स्टार लिखो आप, तो एल स्टार आपका इस टर्म के इक्वल आएगा। तो यही था, आपने इसमें एल स्टार ही निकालना था। तो ये एल स्टार आपका ये ही आप फाइंड करना था इसमें, और यही आपका जॉइंट ऑपरेटर है। सभी क्वेश्चन में सिमिलर प्रोसेस है ओडी के लिए। यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक और यहाँ पर ये आपका एल स्टार आ गया, ये आपका ऑपरेटर है, ये आपने निकाल लिया। अगर आप इसमें प्रूफ में देखो तो आपको कहा गया कि जो आपका एल स्टार है वो इसके इक्वल आना चाहिए।
तो इट्स मीन हम इसको थोड़ा-सा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो प्रूफ के लिए नहीं कहा गया तो आप सिंपल बोल दो कि ये आपका एल स्टार है, ये एडजॉइंट ऑपरेटर है। लेकिन अब आपको प्रूफ करने के लिए बोला है तो आप इसको थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर आप ये ए वी डबल डेरिवेटिव है, ये वी डैश है और ये सी वी। तो इसको थोड़ा-सा सॉल्व कर लेते हैं। ए वी डबल डेरिवेटिव को किस तरह से सॉल्व किया? ए वी के ऊपर डबल डेरिवेटिव है, तो आप सबसे पहले इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करो। मीन्स कि आप इस तरह से लिख सकते हो अ, इस तरह से ए बी डैश और देन डैश मीन्स का डबल डेरिवेटिव है ना, तो सेपरेट सेपरेट कर लिया। अब इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले अप्लाई करते हैं। तो ए पर डेरिवेटिव अब ए डैश आ गया, वी प्लस ए वी डैश, ये हमने इन दोनों टर्म्स पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, इन दोनों पर अंदर जो डेरिवेटिव है वो अप्लाई किया। यहाँ पर ए भी वी का फंक्शन है, मीन्स के ए भी वेरिएबल टर्म ही है, ए कांस्टेंट नहीं है आपका। नेक्स्ट अब आपका इस पर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। अब डेरिवेटिव इन दोनों टर्म्स पर सेपरेट प्रोडक्ट रूल और इन दोनों पर सेपरेट प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो आपका यहाँ पर आएगा ए डबल डैश वी, फिर ए डैश वी डैश। अब लास्ट वाली टू टर्म्स पर अप्लाई करोगे तो ए डैश वी डैश और ए वी डबल डैश। तो यही फॉर्म है जो यहाँ पर लिखी हुई है। ए वी डबल डैश का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ये ए वी डैश के ऊपर सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, बी वी डैश पर भी डेरिवेटिव अप्लाई किया और सी वी एज इट इज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर ए वी डैश मीन्स के अभी सिंपल इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया था। अब अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो ये 4 टर्म्स आ जाएंगी, ये 2 टर्म्स और ये लास्ट। फिर जो टर्म्स ऐड हो रही हैं कैंसिल हो रही हैं उन्हें आप कर दो, सोल्व करने के बाद ये आपका प्रूव हो जाएगा। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मीन्स के ये पूरा एल स्टार वी है, अगर विदाउट वी लिखो तो आप इस तरह से भी विदाउट वी लिख सकते हो। तो ये आपका ये और जॉइंट ऑपरेटर है जो आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल 2 आपने सोल्व करके देखनी है। इसमें ये आपका एल है और आपने एल स्टार वी फाइंड करनी है। तो वी फाइंड करना है तो सेम प्रोसीजर है इसका, तो ये आपने सोल्व करके देखना है। नेक्स्ट अब जॉइंट ऑपरेटर देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो उसके लिए भी आपने डेफिनेशन जो आपकी है वो उसमें क्या चेंजिंग्स आएंगी, आपने बस यही लिखना है कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे लास्ट ओडी के केस में भी हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेट की थी। उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास उसमें ओडी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव थे, जैसा कि ये आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से। लेकिन अब पार्शियल के लिए डेफिनेशन लिखनी है तो उसके लिए फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखोगे, जैसा कि यहाँ पर पार्शियल के लिए ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख दिए। और यहाँ पर ए बी सी फाई ये सारे हमारे फंक्शंस हैं एक्स और वाई के। वहां पर भी जो हमारे ए बी वो भी सारे वेरिएबल्स ही थे जैसे हमने क्वेश्चंस में किया। तो यहाँ पर भी ये जो है आपके ये फंक्शंस हैं एक्स वाई के, मीन्स कि ये भी वेरिएबल फॉर्म में ही है। और जॉइंट ऑपरेटर फाइंड करने का प्रोसीजर वही है जैसे ओडी के लिए था। लेकिन डेफिनेशन आपकी यही रहेगी पीडी के लिए। लेकिन इसके लिए एक इजी वे ये है इसका मतलब जॉइंट ऑपरेटर फाइंड करने के लिए आप इस मेथड से फाइंड करोगे। ये आप डेफिनेशन में यही लिखोगे, लेकिन इस तरह से भी आप पीडी को कर सकते हो। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसके लिए फिर आप ये वाली फॉर्म यूज करोगे। ये मेथड क्या है, ये ज्यादा इजी है और छोटा भी है एज कम्पेयर टू ओडी। इसमें आप क्या करोगे कि आपको जो एलयू गिवन है, कोई भी एलयू गिवन हो सकता है, तो उसके लिए आप ऑपरेटर किस तरह से फाइंड करोगे। आपने सिंपल क्या करना है कि आपके पास ये एलयू ना जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, समेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पर क्वेश्चन में तो आपको समेशन नहीं गिवन होगा, तो ये जनरल एलयू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करना ये है कि आप ये इस पर फर्स्ट पर अप्लाई करो। तो फर्स्ट पर जब आप एल स्टार निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए एल स्टार में लिख लो, फिर इसके लिए और फिर लास्ट वाले के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एल स्टार में फर्स्ट टर्म को सोल्व करने के बाद क्या आएगा। आपने करना ये होता है कि समेशन तो चलो एज इट इज है, वो जनरल ही है। आपने करना ये है कि ये आपके पास जो टर्म गिवन है इसमें आपने कांस्टेंट को पार्शियल डेरिवेटिव में लेकर जाना। कांस्टेंट में मींस के अगर आपके पास ये फॉर्म लिखी हुई है ए आई जे पार्शियल यू पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स जे, तो एल स्टार में इसका जो एल स्टार होगा वो क्या होगा, आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव एज इट इज आएगा। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होगा
उसको आप अंदर लेकर जाओगे और साथ में वी लिखोगे। ये इस टर्म का एडजॉइंट ऑपरेटर था। फर्स्ट वाली टर्म का एडजॉइंट, जैसा कि यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि इस टर्म का जब आपने एडजॉइंट ऑपरेटर फाइंड करना है तो क्या होगा कि जो भी कांस्टेंट है सिर्फ उसको आप अंदर ले जाओ और साथ में यू की जगह पर वी लिख दो जस्ट। सेकंड टर्म का भी अब देखते हैं, सेकंड टर्म में आपने क्या करना है, उसका जॉइंट ऑपरेटर भी सेम ही है कि जो आपका कांस्टेंट है, जैसे कि अब सेकंड टर्म के लिए देखने लगे, जो आपका कांस्टेंट है वो यहाँ पर अंदर जाएगा और साथ में वी आएगा। यहाँ पर आप वी लिख लो, मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ वी आएगा आपका। तो बस चेंजिंग इसमें ये है कि जब आपके पास फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो बाहर माइनस लगाना बस। बाकी वही है कि कांस्टेंट को अंदर लेकर जाना और साथ में वी लिखना है। लेकिन बस ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल होगी ना फर्स्ट ऑर्डर की, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर की है तो इसके बाहर हमने माइनस यूज किया, आपने भी सेम इसी तरह से ही करना है। और ये वाला सी यू पर जब आप सेल्फ, इसका ऑपरेटर क्या होगा, इसको भी आपने u को v में कन्वर्ट करना। हमेशा l के साथ u आता है और l स्टार के साथ v आता है। मीन्स के l स्टार आने के बाद आपके पास जब l को l स्टार में कन्वर्ट करते हो तो l स्टार के साथ v ही आएगा। तो इसको मीन्स के जब भी pd आपके पास होगी तो pd का ऑपरेटर आपने इस तरह से फाइंड करना। तो इसको क्वेश्चन से देखते हैं, देन आपको ये क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। अभी आप सेल्फ ऑपरेटर भी देख लो कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल एल और एल स्टार दोनों इक्वल आ जाए तो आपके पास उसे आप कहोगे वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। ठीक है, एल तो आपको ऑलरेडी गिवन है, एल स्टार आप फाइंड कर सकते हो, और अगर किसी डेफिनेशन में किसी में अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसको बोलोगे आप कि वो आपके पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट अभी हम जॉइंट पीडी के लिए ऑपरेटर की देखते हैं, पीडी में आप कैसे जॉइंट ऑपरेटर फाइंड करते हो। तो ये आपको पीडी गिवन है, तो इस पीडी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसको अब आपने जॉइंट ऑपरेटर लिखना है तो आप क्या करो, आपके पास यहाँ पर अब डबल डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है इस यहाँ पर, और ना ही आपके पास, ये मीन्स कि आपके पास सिर्फ ये वाले टर्म्स हैं, ना ही फर्स्ट की है और ना ही आपके पास ये सी यू है। मीन्स के आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें जितने भी बी आईज हैं वो जीरो हैं और सी भी आपका क्या है, जीरो। सिर्फ उसमें आपके पास ए की वैल्यूज हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपकी लास्ट वाली जीरो हैं, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव है। तो आप भी यहाँ पर इस तरह से लिख लो कि आपके पास सारे बी आईज और सी दोनों क्या है, जीरो, और सिर्फ आपको ये दोनों वैल्यूज सेकंड डेरिवेटिव की गिवन है। तो आप उसको मीन्स के आपको सिर्फ ए आईज की वैल्यू गिवन है, ए आईज की, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप एक को A11 कह लो और एक वाली को A22, और A1122 किसके इक्वल होता है आपको पता है, तो जो सेकंड डेरिवेटिव के साथ फर्स्ट मतलब कांस्टेंट लिखा होता है वो आपका A11, यहाँ पर भी जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो आपका A22 है, वो भी आपका यहाँ पर 1 ही है। और अब आपने यहाँ पर एल स्टार फाइंड करना है, तो एल स्टार के लिए वे क्या था कि आपके पास, आप एल यू को एल स्टार में कन्वर्ट इस तरह से करते हो कि आपके पास ये जो इसके फर्स्ट पर कांस्टेंट लिखा होता है, जैसे यहाँ पर 1 है तो आप भी क्या करोगे, ये सेकंड डेरिवेटिव में 1 डॉट वी लिखोगे, जैसे लिखते हो ना। मीन्स कि आप यहाँ पर इन जनरल अगर आपको, जैसे आपने लास्ट में पढ़ा था कि आप लिखते हो ए आई जे और साथ में वी, एल स्टार में यही करते हो ना चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर है आपका कि आपने क्या किया, यहाँ पर आपका ए आई जे की जगह पर अब A11 और A22 है। तो आप भी सेम इसी तरह से करोगे कि इसके फर्स्ट पर 1 है तो आपने 1 डॉट वी, इसके फर्स्ट पर भी 1 है तो 1 डॉट वी, बाकी सारी टर्म्स आपकी जीरो हैं तो आपके पास ये आ गई। अब इसको आप 1 डॉट वी वी के इक्वल ही होता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये आपका एल स्टार आ गया सिंपल। ओडी के लिए थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन पीडी के केस में बहुत इजी है कि आपने सिंपल क्या करना है कि जो भी कांस्टेंट फर्स्ट पर लिखा हुआ है उसे आप वी के साथ मल्टीप्लाई करके पार्शियल के डेरिवेटिव में लिख लो। नेक्स्ट अब और ये आप अगर देखो तो आपका जो एल स्टार है और एल यू दोनों सिमिलर आए हैं, दोनों मीन्स के सेम है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से ये चीज भी कह सकते हो कि आपका जो लप्लास ऑपरेटर है वो एडजॉइंट सेल्फ एडजॉइंट है। लप्लास, ये चीज लप्लास है ना, ये लप्लास ऑपरेटर है मीन्स के एल, तो आप ये चीज भी कह सकते हो कि ये जो लप्लास है वो आपका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी है। नेक्स्ट अब इसी तरह से आपने इस टर्म का भी ऑपरेटर फाइंड करना है, ज्वाइंट
तो वे आपको पता है कि आप क्या करते हो। इसका आप डायरेक्टली लिख के देखते हैं कि इसका जॉइंट ऑपरेटर क्या होगा। आपके पास जॉइंट ऑपरेटर के लिए रूल क्या होता है कि जिस भी टर्म का आपने जॉइंट ऑपरेटर फाइंड, सबसे पहले तो आप इसके ये देख लो कि इसके स्टार्टिंग में आपको क्या गिवन है। इसके फर्स्ट पर भी 1 है और इसके फर्स्ट पर भी 1। तो जब आप इसका सेल्फ और जॉइंट ऑपरेटर लिखोगे एल स्टार, तो वो क्या होगा? आप देखो, फर्स्ट टर्म के साथ आपका पार्शियल तो एज़ इट इज़ ही आता है सेकंड डेरिवेटिव में, साथ में आप लिखोगे ये कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा 1 डॉट वी, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास अब फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए रूल क्या था आपका? ये इस तरह से थोड़ा-सा आपके पास यहाँ पर ये आया, पार्शियल एक्स स्क्वायर 1 डॉट वी। अब सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए रूल आपका ये होता था कि हमेशा बाहर माइनस लगाते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपने डेफिनेशन में भी देखा था कि जब भी आप सेकंड डेरिवेटिव को करते हो तो बाहर माइनस लिखते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव को, सॉरी, फर्स्ट डेरिवेटिव को करते हो तो यहाँ पर माइनस आता है, तो वही रूल आप यहाँ पर भी अप्लाई करोगे कि आपका यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये चीज फर्स्ट डेरिवेटिव, तो बाहर माइनस लगाओगे। माइनस लगाने के बाद अब पार्शियल बाय पार्शियल टी, अब आपके पास जो इसके स्टार्ट में टर्म है वो यहाँ पर आएगी और साथ में आप वी लिख दोगे। तो मीन्स के इसका जो जॉइंट ऑपरेटर आया वो आपके पास क्या आया? पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये अंदर भी माइनस है और बाहर भी, तो ये प्लस हो जाएगा पार्शियल वी बाय पार्शियल टी। तो ये इसका आपके पास जॉइंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर बी से सोल्व किया हुआ है, यहाँ से सेम आप यहाँ से भी देख लो। तो ये ऑपरेटर है इसका। और अगर आप इसको, आपके पास एल क्या था इस क्वेश्चन में? यू एक्स एक्स माइनस यू वी यू टी, और एल स्टार आपका ये आ गया, यही आपको चाहिए था। नेक्स्ट, अब आप अगर ये चीज देखो, इस ऑपरेटर को डिफ्यूजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई को आप बोलते हो ना कि ये लप्लास है, इसी तरह से इस वाले ऑपरेटर को आप डिफ्यूजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगर आप डिफ्यूजन ऑपरेटर को देखो तो ये सेल्फ एडजॉइंट नहीं है। सेल्फ एडजॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि एल और एल स्टार चेंज आए हैं, तो जब भी एल और एल स्टार चेंज आए तो वो आपके पास सेल्फ एडजॉइंट नहीं होते। देखो, दोनों के साइन ही ऑपोजिट है सेंटर में। इसके सेंटर में आपके पास माइनस है और इसके सेंटर में प्लस है, तो इट्स मीन एल और एल स्टार इक्वल नहीं है और ये ऑपरेटर आपके पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नहीं है। सिंपल ऑपरेटर फाइंड करने के लिए आप एल स्टार फाइंड करते हो, लेकिन अगर आपने उसके लिए सेल्फ एडजॉइंट चेक करना है तो आप बस यही देखोगे कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर तो इक्वल है तो सेल्फ, अगर इक्वल नहीं है तो सेल्फ नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए आपने देख लेना है कि आप किस तरह से इस एग्जांपल को जॉइंट ऑपरेटर आप पीडी के लिए कैसे निकालोगे, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट, अब इसको, ये सारा नोट्स पर भी है आपके, ठीक है, नोट्स वाला ही है सारा। उसके बाद नोट्स में आपके नेक्स्ट टॉपिक है रिमानियन मेथड्स, ठीक है। तो रिमानियन में आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा इंट्रो ही है कि आपके पास ये इक्वेशन है और हाइपरबोला के केस में टू करेक्टरिस्टिक्स आती हैं आपके पास, टू रियल करेक्टरिस्टिक्स, और ये सारी थ्योरी है, इसको आपने देख लेना। यहाँ से देखो आप इसको, ये रिमानियन मेथड है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, ये रीमानियन मेथड में ये है कि इसको क्वेश्चन पर ही अप्लाई करेंगे। अभी जस्ट आप ये प्रोसीजर देख लो, या इसमें कुछ टर्म्स हमारी, कुछ फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे जो कि नेक्स्ट हमारे यूज भी होंगे। तो ये पीडी के लिए एल लिखा हुआ है कि कोई भी पीडी आपको गिवन हो सकती है। ये जनरल पीडी है, इसको आपने याद भी कर लेना है। जनरल जैसे आप, ठीक है, इस जनरल पीडी को लर्न करना है। इसी तरह से अगर इसका एल स्टार भी हम लिख सकते हैं, पीडी का एल स्टार लिखना आता है आपको। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था इसलिए ये सिंपल आ जाएगा। ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर के, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस में, और सी यू आपका सीवी में कन्वर्ट। ये जैसे अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल्स किए हैं ओपीडी के लिए, तो ये सिंपल एल था, उसके लिए आपने एल स्टार भी लिख लिया। नेक्स्ट, ये टू फॉर्मूलाज हैं जो आपने लर्न करने हैं। इसमें एक एम का फॉर्मूला है और एक एन का, ये दोनों आपने लर्न करने हैं। एम आपके पास ए यू वी माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स, और इसी तरह से एन के लिए, या इस फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों वे में ही ठीक है। तो ये आपने लर्न करना है। इसके बाद
ये चीज लर्न करनी है और एक ये जनरल इक्वेशन आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे इसमें, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव कर फॉर्मूला ये है कि आप यहाँ पर m का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x लेते हो, डेरिवेटिव यहाँ पर इस टर्म का आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव के लिए तो सिंपल रूल है कि आप बाय पार्ट ये mx का डेरिवेटिव लिया हुआ है और इसी तरह से n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेकर देखो आप, और दोनों को फिर ऐड कर दो। डेरिवेटिव लेने के बाद दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके साथ u आ रहा है और कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके साथ v। तो u वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो आप और v वाली टर्म्स को भी कंबाइन कर लो। नेक्स्ट आप देखो तो ये जो आपका है ये बन रहा है आपका एल स्टार। हाँ, ये एल स्टार बन रहा है क्योंकि इसमें वी है। तो इसकी पूरे ये पूरा एल स्टार वी बन रहा है यहाँ पर जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो टर्म है ये पूरी आपकी एल बन रही है। मीन्स के नेक्स्ट में फिर आप क्या कर दोगे, आप ये लिख सकते हो माइनस यू एल स्टार वी और वी एल यू। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया कि एम एक्स प्लस एन वाई इस टर्म के इक्वल है। और इसको आप ये भी कह सकते हो दिस इज नोन एज अ लैग्रांज आइडेंटिटी। मींस कि ये आपके पास एक लैग्रांज आइडेंटिटी भी है। ये आपने लैग्रांज आइडेंटिटी को लर्न करना है कि ये आपके पास होती है। ये भी क्वेश्चन में ही यूज होगी। आपने इस रिमानियन में मींस के रिमानियन के इंट्रोडक्शन में यही था कि आपने कुछ टर्म्स को लर्न करना था। इंट्रोडक्शन में जस्ट आप इसमें एलजीयू लर्न करोगे, एम और एन की वैल्यू, और उसके बाद आपने यहाँ से ये चीज इक्वेशन लर्न करनी है। बाकी मेथड भी आपने देखना है, मेथड की भी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी क्वेश्चन इसके बाद में करते हैं, अभी सारा इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फॉर कॉशियस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कॉशियस प्रॉब्लम। तो उसमें आपने यहाँ पर ये कॉशियस के लिए ये इक्वेशन आपको एक गिवन होगी, जनरल इक्वेशन, और उसमें कुछ एजम्पशंस आपको एजम्पशंस भी गिवन होंगी। तो आप ये ग्राफ भी लर्न करना है। ये मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह से लर्न करोगे। इसके लिए ये होता है कि आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और उसमें आपके यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपने हमेशा हर क्वेश्चन में बनाया करनी है। और साथ में ये एक कर्व है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। मीन्स के कर्व किस टाइप की है ये भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया होगा। ये आपको चीज गिवन होगी कि आपकी कर्व कैसी है। और इस लाइन का मतलब क्या है, इस वर्टिकल लाइन का, इस लाइन का मतलब ये होता है, यहाँ से आप देखो, इस वर्टिकल लाइन का मतलब ये होता है कि इस लाइन में आपके पास x कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल y की वैल्यूज होती है ना, यहाँ पर y की वैल्यूज होती हैं। तो इट्स मीन इस लाइन में आपका x क्या होता है, कांस्टेंट, और dx क्या होगा, 0। इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, इसमें y कांस्टेंट है और dy इस केस में आपका क्या होगा, 0। तो इस सिंपल हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है, और वर्टिकली इन दोनों का। और ये कर्व, इसका इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन में गिवन होगी आपको कि ये चीज क्या है। तो अभी के लिए सिर्फ इसमें आपका इस प्रॉब्लम के लिए ये फिगर को आपने माइंड में रखना है। और साथ में आप यहाँ पर एक ग्रीन्स थ्योरम, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टेंसर में, तो ग्रीन्स थ्योरम भी आपका अप्लाई हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। obtain the Riemannian solution for the equation। कि ये अब आपको दोनों कंडीशंस गिवन है और इक्वेशन भी गिवन है आपको, और साथ में आपको कर्व भी गिवन है कि कर्व आपकी क्या है, y इक्वल एक्स। मीन्स कि यहाँ पर आपको y इक्वल एक्स का मतलब होता है एक ये आपको मैं ग्राफ में बताऊंगी कि y इक्वल एक्स में क्या है। ग्राफ में हमेशा ये चीज आपकी सिमिलर रहेगी, ये लाइन, ये दोनों सिमिलर रहेंगी। तो बाकी इस चीज को आपने देख लेना है, वो क्वेश्चन में मैं अभी आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन में आपको डाटा क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, कंडीशंस है, और साथ में एल गिवन। तो करना यही है, रिमानियन है। रिमानियन के लिए आपको मैंने बताया था कि आपने ये टर्म्स लर्न करनी है। मींस के रिमानियन में फर्स्ट आपके पास एल आपको गिवन है, एल स्टार आप फाइंड कर सकते हो, एम एन, ये सारी वैल्यूज। तो आप भी यही करोगे कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें इक्वेशन अब क्या है आपकी, उसमें अब आपकी इक्वेशन है एल यू इक्वल पार्शियल यू पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। ये आपको इसमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, एल यू, ये क्वेश्चन यही गिवन है आपको, ठीक है। ये और इसमें आप
मीन्स के यहाँ पर इसको एफ एक्स वाई की जगह पर हम एल यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर एक पढ़ा भी था कि एल यू आपका एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। ये प्रीवियस में पढ़ा था, यहाँ भी आपने इस चीज को पढ़ा कि एल यू एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब आपने इसमें करना ये है कि रिमानियन मेथड है, तो आपने इसको अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो जनरल इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करो तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? आप देखो यहाँ पर आपके पास ए क्या है? अगर इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करो तो आपको देखो ए बी 0 आ रहा है, यहाँ पर बी बी 0 आ रहा है और सी बी 0 है। ये वैल्यूज ए बी सी की आप हमेशा यहाँ से निकालोगे। मीन्स कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी आप उसको जनरल के साथ कंपेयर करोगे और ए बी सी निकाल लोगे। नेक्स्ट अब आपकी वैल्यूज आ गई ए बी सी। यहाँ से नेक्स्ट इसको देखते हैं कि ये एल जो था आपका, और यहाँ ए बी सी आपका 0। तो आप यहाँ पर एम एन जो जनरल थी, आप यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो कि आपका ए बी सी ये तीनों 0 है। तो इसकी जब आप वैल्यू पुट करो इसमें, तो आपके पास एम और एन ये आएगा। तो वैल्यूज ए बी की पुट करने के बाद उसके बाद वही काम करोगे जैसे आपने वहां पर किया था कि एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे, तो आपके पास ये डेरिवेटिव लेने से ये चीज आ जाएगी। फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि आपका ये जो एक टर्म एल यू के इक्वल है ये वाली, और इसका ये आपके पास एल स्टार वी के इक्वल है। इसका आप एल स्टार वी भी निकाल लेना तो आइडिया हो जाएगा आपको। तो वही प्रोसीजर है अभी तक जो आपने स्टार्टिंग में रिमानियन के लिए किया था, जैसे आपने सेम यहाँ पर अभी किया है। जैसे एल यू फिर एल स्टार निकाल लो, फिर एम एन लिख लो, फिर इसका डेरिवेटिव, जिस तरह से यहाँ पर स्टेप्स हैं बिल्कुल उसी स्टेप्स को आप फॉलो करोगे और यहाँ पर आपने करना। अब इसके बाद करना ये है कि ये चीज आपको गिवन है, तो अब इसके बाद आप ये आपने निकाली, इसके बाद आपने ये फॉर्मूला यूज करना है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम आपके पास ये होता है। इस ग्रीन्स थ्योरम में आप वैल्यू पुट कर दो एम एक्स प्लस एन वाई की। तो यहाँ पर एम एक्स प्लस एन वाई की जब वैल्यू पुट करोगे तो वो आपके पास है वी एल यू माइनस यू एल स्टार। ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब आप यहाँ पर एल यू की जगह पर एफ बी लिख सकते हो, क्योंकि आपका एल यू एफ के इक्वल होता है, ये स्टार्टिंग में ही आपने देखा था। तो आप इसकी जगह पर एफ बी लिख सकते हो। अब आपके पास ये आ गई और ये टर्म एज इट इज आती जाएगी। अब आपने यहाँ पर करना ये है कि इस टर्म को तो आप एज इट इज लिख दोगे। अब ये जो टर्म है आपकी डबल इंटीग्रेशन वाली, इसको आप इस साइड पर लेकर आओ। इसको आप नहीं, बल्कि यहाँ पर ये किया है कि अब आप इस टर्म को सेपरेट सोल्व कर लो। इस टर्म को ही, इसको सेपरेट कैसे सोल्व किया, इस टर्म को हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर आपने इस टर्म को सेपरेट सोल्व करना है, या आपने कंसीडर कर लिया टर्म। अब आपने इस टर्म को 3 इंटेग्रल्स में ब्रेक करना है। इस तरह ये आपका रीजन है, आर का मतलब है रीजन। अब आपका जो रीजन है ना वो एक्चुअल में ये होता है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपका ग्राफ है जिसमें एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन तो आप मस्ट लेते हो, और ये जो चीज होती है वो आपकी कर्व होती है। तो कर्व आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन थी, y इक्वल एक्स, मीन्स के एक वर्टिकल लाइन है ये। तो इसलिए यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और y इक्वल एक्स का मतलब है ये लाइन। इसलिए आपने यहाँ पर कर्व नहीं बनाई, क्योंकि आपको ये चीज गिवन थी इस क्वेश्चन में कि वो y इक्वल एक्स है। तो इसलिए आपने ये फिगर बनाई है, और इस फिगर में आपको इस चीज का आइडिया है कि यहाँ पर आपका x कांस्टेंट होता है, यहाँ पर x कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका y कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर y ईटा लिखा हुआ है, और साथ में y इक्वल x लिखा हुआ है। और ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जैसे आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरोज लगाए हुए हैं। तो एरोज भी आप लगा देना। हमने इन 3 रीजन्स में डिवाइड किया अपने इंटेग्रल को। ये जो इंटेग्रल है 3 रीजन में कैसे किया, आप देखो यहाँ पर आपके पास आपने इंटेग्रल को फर्स्ट पे यहाँ से स्टार्ट करना है, आर टू क्यू, आर टू क्यू। नेक्स्ट आप सम यहाँ पर लिखोगे, फिर क्यू टू पी, क्यू टू पी, देन सम करोगे पी टू आर, पी टू आर, इस तरह से। और इस स्टार्टिंग वाला जो आपका इंटेग्रल है वो गैमा भी है, तो आप या तो आर क्यू लिख लो या गैमा लिख लो, दोनों सेम है। ठीक है, कोई इशू नहीं। इस तरह से आपने अपने ये जो इस फर्स्ट इंटेग्रल को, ये जो इंटेग्रल यहाँ पर अभी हम करे थे, ये 3 वेज में इस तरह से डिवाइड किया। देखो फर्स्ट वाले के साथ लिखा हुआ गैमा,
सेकंड है QP और थर्ड है PR। इस तरह से ये 3 इंटीग्रल्स में आपने इसे डिवाइड किया। अब इंटीग्रल्स में डिवाइड करने के बाद आप इन तीनों को सेपरेट सोल्व कर लो। सबसे पहले आप इस वाले को कंसीडर कर लो। आपने इस वाले को ले लिया, यहाँ पर m की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन थी, कुछ वैल्यूज ये गिवन थी। वो वैल्यूज क्या थी? यहाँ पर आपको गिवन था कि x और y इक्वल है गामा के लिए। यही चीज गिवन थी ना इसके लिए आपके पास कि x और y इक्वल है। तो आपने भी यहाँ पर क्या ले लिया, x और y आपके क्या है, इक्वल। तो इसमें पुट कर दो, dx और dy भी इक्वल है, तो इसमें ये सारी assumptions आपने पुट कर दी। इसी तरह से अब आपने सेकंड लेना है और इसमें भी जो assumption आपको गिवन है वो पुट करनी है। अब आप QP वाला ले लो। यहाँ पर आपने QP वाला इंटेग्रल ले लिया, ये इंटेग्रल आपका QP है। अब इसमें आपको assumption क्या गिवन है QP में, आपका यहाँ पर y ईटा है, या y को कांस्टेंट कह लो कि y आपका कांस्टेंट है और dy क्या है, 0। मींस के इसमें आप क्या पुट कर दो, dy की जगह पे 0। तो dy की जगह पर 0 पुट करने से आपका इंटीग्रल ये आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला इंटीग्रल, उसमें dx 0 होगा तो पुट करने से ये आ जाएगा। अब ये तीनों इंटीग्रल आपने सेपरेट सोल्व किया है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट इंटीग्रल आपने पुट किया, सेकंड इंटीग्रल भी पुट कर दिया और थर्ड भी। अब यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट इंटीग्रल में भी u आपके पास v आपका सेपरेट है। फर्स्ट इंटीग्रल नहीं, u सेपरेट आपका, अगर आप देखो तो फर्स्ट इंटीग्रल में यहाँ पर u सेपरेट है, यहाँ पर भी आपका मीन्स के u पहले लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर तो u सेपरेट है, यहाँ पर सेपरेट नहीं है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर अब u को हम सेपरेट कर लेंगे। तो u को सेपरेट करने के लिए सिंपल इस पर बाय पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपने इसको बल्कि इसमें हाँ इस टर्म को लेट कर लिया, QP वाली टर्म को। यहाँ पर आपने बाय पार्ट इंटीग्रेशन की, अब आपका ये u सेपरेट हो गया। अब यही वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में ही, ये जो आपने अभी इंटीग्रेशन की। अब ऊपर इंटीग्रेशन करने के बाद अब ये जनरल इक्वेशन आ गया। बस इसमें अब थोड़ी सी assumptions ही पुट करनी है आपने। ये 4 assumptions हैं जो आपने लर्न करनी है, 1 2 3 और ये 4। ये 4 assumptions हैं आपकी। अब ये assumptions हैं क्या? इन assumptions में ये है कि आपके पास पार्शियल v बाय पार्शियल x 0 है। एक तो ये आपको गिवन है QP के लिए कि QP में हमेशा पार्शियल v बाय पार्शियल x 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ये QP है, इसमें आपने पार्शियल v बाय पार्शियल x 0 पुट करना है। इसी तरह से आपको गिवन है, थर्ड assumption आपको गिवन है कि आपके पास पार्शियल v बाय पार्शियल y 0 है। किसके लिए? PR के लिए। मीन्स के PR में आप यहाँ पर पुट कर दोगे पार्शियल v बाय पार्शियल y 0। तो ये assumptions आप पुट करो यहाँ पर, और v की वैल्यू 1 गिवन है एट p। तो ये बस assumptions आप पुट करो। तो assumptions को पुट करने के बाद जो आपका जो इंटीग्रल था वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स के थोड़ा सिंपल हो जाता है क्योंकि कुछ वैल्यूज इसमें 0 हो गई हैं, जिसकी वजह से इंटीग्रल 0 हो गया है। तो ये कुछ assumptions आपने लर्न करनी है, जैसे कि v ये तो जनरल है, इसमें आपने ये लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर assumptions के बाद अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। मीन्स के बस assumptions के बाद आगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। अब वो आपने यहाँ से सिंप्लीफिकेशन देखनी है कि आप किस तरह से करोगे। और अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये इक्वेशन गिवन है और आपने ये भी आपको गिवन है और साथ में ये भी। तो आप यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर आपने, अब आपको LU गिवन है, तो ये इस क्वेश्चन को आपने खुद देखना है कि आप इसे किस तरह से सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपने वही काम करना है कि आप यहाँ पर L गिवन है, आप L स्टार भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पर पार्शियल v बाय पार्शियल x और u बाय x के लिए भी वैल्यूज लिख सकते हो। ये वैल्यूज आपके पास एक्चुअल में जो होती हैं वो यहाँ से आती हैं। ये जो लास्ट में भी हमने एक पार्शियल v बाय पार्शियल x के लिए एक जनरल assumption लिखी थी, पार्शियल v बाय पार्शियल y के लिए भी लास्ट में हमने 0 लिखा था, क्योंकि उस केस में वो हमारा 0 बन रहा था। यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं बन रहा। ये हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो ये वाली वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन होती हैं।
तो इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू लिख दी। ये चारों असम्पशन्स जैसे पीछे हमने बनाई थी, वैसे ही आपने यहाँ पर भी असम्पशन्स बनानी है। असम्पशन्स बनाने के बाद फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये किया हुआ है कि इन असम्पशन्स को होल्ड करवाया हुआ है, मीन्स के चेक किया हुआ है कि आपके पास जो पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स है वो वाक़ई में यही आता है। मीन्स के वी आपको क्वेश्चन में गिवन था, पीछे अगर आप देखो क्वेश्चन में आपको ये वी की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर ये किया हुआ है कि पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इसका डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव लेने के बाद जब लास्ट पर इन सभी को ये सारी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, ये जो हम मतलब इनकी सारी सिम्प्लीफिकेशन इस क्वेश्चन में आपने खुद देखनी है कि क्या किया हुआ है। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है नेक्स्ट, इनको 3 इंटीग्रल में ब्रेक किया, इंटीग्रल्स में ब्रेक करने के बाद वही असम्पशन्स अप्लाई किए हैं, तो इसको आपने इसकी सिम्प्लीफिकेशन देख लेनी है इस क्वेश्चन में।